हेलो हेलो हेलो, ग्रीन टी के लिए बोल देना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जय बैच में। और आज हमें करना है वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 2। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल। यस, नहीं नहीं, हम स्मार्ट तो हम पहले से ही थे, बस आज हमको थोड़ा सा कंजक्टिवाइटिस हुआ है। कुछ बच्चे बोलेंगे ये क्या बोल रहा, आई फ्लू, ठीक है। यस, आंख में भाई साहब आंख वाला कोविड हो गया है, इंडिया में फैला रखा है ना। आंखों में देख लोगे तो लाल हो जाएगी तुम्हारी आंख। आंखों का कोविड, आई फ्लू हो गया भाई हमें, ठीक है। दिन अच्छे चल नहीं रहे, खराब हो गया सब कुछ। यहाँ तुम पढ़ नहीं रहे हो और यहाँ हम पढ़ा नहीं रहे। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आ जाइए भैया, ठीक है। तो अभी आई फ्लू हो गया है, अभी डाले हैं आई ड्रॉप, हमारा आई ड्रॉप रह गया रूम पे फिर से, ठीक है। हाँ लेकिन ठीक है, हर हर आधे घंटे में बोला है डॉक्टर ने डालने लिए। मैंने कहा इतना भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, आंख बंद कर रहे खुल ही नहीं रही है, ठीक है। यस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तो यहां पर दिख ही रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ा लेंगे, क्लास कैंसिल नहीं करेंगे। पैसा, हमारे बच्चे का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, देख रहे हो। हाँ, पूरा पढ़ाएंगे। अरे ये मास्टर तो अलग दिख रहा है, कोई बच्चा बोले कि यार ये वाला मास्टर तो और ये वाला मास्टर तो अलग है। नहीं बेटा, सेम है, ले, कोई धोखा नहीं हुआ है तेरे साथ, वही मास्टर है, ठीक है। बस थोड़ा सा हाँ रंग में डिफरेंस है और चौड़ाई में भी। यस, हाँ, आ जाओ बेटा। आंखों में आई फ्लू हो गया है, ठीक है। क्लियर। हाँ सेम ही है भाई, सेम ही है, ठीक है। इसमें बल्कि ये वाला ज्यादा करते, एक ही आंख में हो रहा है वैसे तो, रियलिटी में तो ऐसे होना चाहिए। ये वाला ज्यादा सही है। थोड़ा सा फील दे रहा है गुंडे वाला। हाँ यस, आइए, क्लियर। हाँ, नमस्ते नमस्ते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। भाई देखो मेरे को ना चैट दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, ज्यादा, क्योंकि इससे वो हो जा रहा है, डार्क हो जा रहा है, लेकिन यस। चलिए चलिए चलिए। हाँ, तो आज हमें करना है बेटा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देख रहे थे अपने वर्क के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करनी स्टार्ट कर दी थी, तो आज की क्लास में हम लोग वर्क की कैलकुलेशन की बात करेंगे और हमारे पास टाइप ऑफ वर्क जो जो है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे, क्या आप सभी लोग रिवाइज करके आए हैं, हाँ या ना? हाँ, अरे बोलिए, अरे बोलिए बेटा। चैट बंद करके पढ़ाना पड़ेगा, जितने भी सीरियस बच्चे हैं। 2-3 दिन से आप लोगों की क्लास में फिर से बकैती होनी स्टार्ट हो गई है, मैं बता रहा हूं। एक बार झटका आएगा, 1000-2000 बच्चा गिर जाएगा नीचे, बैकलॉग हो जाएगा। तो ध्यान से करिएगा, जितने भी सीरियस बच्चे हैं प्लीज रेस्पॉन्सिबली एक बार जवाब दीजिएगा। मुझे लग रहा है आज की क्लास, ठीक है, इससे बढ़िया तो भाई हम ब्रेक ही ले लेते, रेस्ट कर लेते, पढ़ाने तो दे नहीं रहे बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जो सीरियस बच्चे होंगे, आई होप आप सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, क्लास के बाद आप लोगों की चोंच फिर से लड़नी स्टार्ट हो गई है। मैं फिर से बोलूंगा, जितने भी सीरियस बच्चे हैं बेटा, क्लास के बाद प्लीज थोड़े सेंसिबल बातें करा करिए। आपके डाउट बताता हूं तो सेंसिबल डाउट पूछा करिए, ठीक है। आइए भाई, ठीक है। सीरियस, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा अब ये वाला चैप्टर मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात करा था कि वर्क का जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, वर्क का जो आपका फॉर्मूला था, तो वो हम लोगों ने कैसे निकाला था बेटा? एफ डॉट एस, बहुत मस्त चैप्टर है, एफ डॉट एस से निकाला था हमारे पास वर्क विच इज अवर स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब लास्ट क्लास में सारे बच्चे बताएं वर्क स्केलर है या वेक्टर है, जरा देखा जाए कितने बच्चे रिवाइज करके आए। स्केलर या वेक्टर, स्केलर या वेक्टर? हाँ, वर्क हमारे पास स्केलर है या वेक्टर है? सारे बच्चे मुझे सोच के बताइए कि ये हमारे पास स्केलर है या फिर वेक्टर है। लास्ट क्लास में ये सारी चीजें बताई गई थी आपके लिए, स्केलर या वेक्टर?
हाँ, स्केलर होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं होता मेरे एंटरप्रेन्योर। अब जरा ये बताना कि वर्क का हमारे पास अगर स्केलर है तो क्या वर्क हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, हां या ना? सोच के बताइए, यस और नो, यस और नो, कि हमारे पास स्केलर है, हमारे पास वर्क है ना, वर्क हमारे पास स्केलर है। अब क्या ये, अब कई बच्चों को रहता है कि सर स्केलर है तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है? वेरी गुड, ये सारी चीजें रख सकता है। तो अब याद करें, वर्क का हमारे पास एफ एस कॉस थीटा हमारे पास होता था, तो वर्क कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, इस पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। इनका मतलब क्या है सारे बच्चे देखना, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव वर्क कहने का मतलब मैंने आपको बताया था, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंक्रीज करती है। नेगेटिव वर्क मतलब काइनेटिक एनर्जी बॉडी की डिक्रीज कर रही है, ये आप समझना। जीरो वर्क मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बॉडी का कांस्टेंट है, ठीक है? ये आगे चल के और आएगा, इसका मतलब ये होता है मीनिंग। कोई बच्चा कहे कि सर इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क मतलब कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, नेगेटिव वर्क मतलब हमारे पास स्पीड कम हो रही है। सर जीरो वर्क मतलब स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये होता है, ठीक है? अच्छा, आप ये एक चीज और बता दीजिए, आपके स्कूल में कहां कहां तक टॉपिक्स पहुंच गए हैं? सारे बच्चे एक बार ये बता दीजिए, आपके स्कूल में कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं? बताइए भाई, जरा एक बार ये भी देख लेना। देखो, बहुत ही कम बच्चों का हमसे पीछे होगा या बराबर होगा, काफियों का तो आगे ही होगा। सारे बच्चे बताना, सर लिखना है क्या? बिल्कुल, वर्क डन ही चल रहा है, एनएलएम चल रहा है, रोटेशन, थर्मो, थर्मो कहां पहुंच गए? हट, इतना भी मत फेंको बेटा, 2 महीने हुए नहीं है तुम्हें स्टार्ट किए, जुलाई से तो तुमने स्टार्ट किया है तुम्हारा स्कूल। रोटेशन पर भी पहुंच गए, चलो ग्रेविटेशन, रोटेशन, मेजॉरिटी ग्रेविटेशन तक पहुंच गए हैं। हाँ, बहुत ही कम बच्चों का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है? ठीक है, आप सभी लोगों का एग्जाम कब है? देखो यार, मैं आपको पहले बता रहा हूं, स्कूल के एग्जाम में पास होना इंपॉर्टेंट है, तो आप स्कूल का जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसको सीरियसली पढ़ते रहिएगा। सर हमको समझ नहीं आता, तो तू इतना समझदार तो है भी नहीं, वैसे यहां पर भी कहां समझ आ रहा है जब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रट ले भाई, ठीक है? पास हो ले। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है? अब आप सभी लोगों के मिड टर्म्स आने वाले होंगे, है ना? कईयों का वहां पर जब देखा जाए तो अब सितंबर अक्टूबर के आसपास आप सभी लोगों का आएगा, ठीक है? हाँ, सितंबर अक्टूबर में जनरली एग्जाम्स होते हैं, तो कईयों का शायद रोटेशन तक आए, कईयों का शायद ग्रेविटेशन तक आए। इसका आपका सोल्यूशन क्या है? सर स्कूल में कैसे पास होंगे, उसका सोल्यूशन वही है जो स्कूल में कराया जा रहा है, एटलीस्ट उतना पढ़ लो। सर हमको समझ नहीं आता, तो वैसे भी तू इतना समझदार है नहीं, जब हम भी पढ़ाएंगे तब भी नहीं आएगा तेरे को। रट ले बेटा अभी के लिए, ठीक है? हम कोशिश करेंगे तो यहां पर कोशिश करना, एटलीस्ट तू वहां पर रट ले, ठीक है? स्कूल में पास होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बेटा स्कूल वाले टीचर छुट्टी नहीं देंगे। जब आखिरी में हमें जरूरत पड़ेगी छुट्टियों की, तो स्कूल के सामने, टीचर के सामने इज्जत थोड़ी सी तेरी कम हो जाएगी, पढ़ता लिखता नहीं है, तो वहां पर तो अपना आराम से स्कोर कर ले। और यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग डिटेल में सारी चीजें करेंगे, वर्क की कैलकुलेशन के ऊपर ही हम लोग 10-15 सवाल लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस रहेंगी, तो हमें थोड़ा सा डिटेल में जाने में हमें समय लगेगा। तुम्हारा स्कूल का सिलेबस भी देखो, अगर देखा जाए तो जनवरी के आसपास खत्म होगा, हमारा भी जनवरी के आसपास खत्म होगा, ठीक है? तो कोशिश ये रहेगी कि हम लोग डिटेल में चलें, और स्कूल की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप स्कूल में आराम से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको करिए। क्लियर? ठीक है, आइए। सर वन शॉट से कर ले, हाँ ये आप कर सकते हो, लेकिन पता क्या है, मैं एक बात बोलूंगा, वन शॉट से आप कर सकते हैं, लेकिन वन शॉट में ना आप वो चीज फिर से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि देखो वन शॉट अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो वो स्कूल की नहीं होगी, स्कूल लेवल के लिए नहीं होगा, वो कंपटीशन के लिए होगा। तो अब आप फिर से वन शॉट अगर आप देख रहे होंगे तो ठीक है, आपको कुछ टॉपिक्स में मदद मिल सकती है, लेकिन फिर से आप कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ रहे होंगे। या तो आप वन शॉट में सिर्फ थ्योरी वाले पार्ट देख लीजिए, और स्कूल में जो चीज पढ़ाई गई है उसको दोबारा से एक बार पढ़ लीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए। क्लियर?
अब कोई बच्चा बोले कि सर मेरे को स्कूल के लेवल का सारा पहले पढ़ा दो, ऐसा नहीं होता बेटा। अब मैं वर्क तेरे को ऊपर ऊपर से पढ़ाऊं, फिर मैं कहूं कि नहीं भाई आजा अब हम लोग अच्छे से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम स्टार्टिंग से ही उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जरा यहां पर समझना, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और हमारे पास जीरो वर्क। सर पॉजिटिव वर्क कब होगा? अगर तुम वर्क की बात करो तो एफ एस कॉस थीटा होता है। और याद करना हमारे पास ये जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड, ध्यान सुनना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। तो याद रखना हमारे पास जब वर्क में एफ एस कॉस थीटा रख रहे हो, जब थीटा तुम्हारा एक्यूट होगा तो समझ जाना वर्क तुम्हारा पॉजिटिव होगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करा था जहां पर हमारे पास एक 30 डिग्री था, एक 0 डिग्री था, एक 90 डिग्री था और एक 135 डिग्री, कुछ ऐसा हमारे पास था, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो जहां पर आपका एंगल एक्यूट होगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव, वहां स्पीड बढ़ेगी। नेगेटिव वर्क कैसे हो सकता है? जब हम लोगों का वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा है, तो और थीटा आपका क्या आ जाए बेटा? ऑब्ट्यूज आ जाए। थीटा आपका क्या आ जाए? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से हमारे पास ज्यादा हो, तब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी बेटा, तो वर्क हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है बेटा। वो जो हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था ना, अगर आप सभी लोग वो एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि वर्क डन पॉजिटिव क्यों था, नेगेटिव क्यों था, क्योंकि कॉस थीटा हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा था। अब वर्क डन जीरो कब हो सकता है? ध्यान से सुनिए, वर्क डन हमारे पास जीरो कब हो सकता है? पहला बात कि आपका डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमारे पास जीरो हो। इसका मतलब यार अगर मान लो कि तुम बहुत बड़े बलशाली व्यक्ति बन गए किसी दिन, मैंने कहा कि भैया ये दीवार है, दीवार पे धक्का लगाइए। अब आपने क्या करा कि भाई ये रही हमारे पास दीवार, मैंने कहा हाँ, तो तुम्हें मैंने इधर कहा कि भाई फोर्स लगाओ, तो तुमने फोर्स लगाया, समझिएगा ये चीज। लेकिन वो जो पॉइंट है वो मूव ही नहीं करा, तो वर्क में जो हमारे पास एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा था, तो एस क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। तो हमारे पास ये मूव ही नहीं करा, तो डीएस की वैल्यू जीरो है, तो मैं आपका बोलूंगा वर्क इज इक्वल टू जीरो। आपने कोई काम नहीं किया। क्लियर सारे बच्चे? यस और नो। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है वर्क जीरो होने का? दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 9th क्लास में बहुत पूछा जाता था, 9th क्लास में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता था। ये कूली है, सामान लेके खड़ा है, ठीक है, अगर वो खड़ा है तो वर्क डन कितना कर रहा है? जीरो कर रहा है। अगर कूली आगे चल रहा है, ध्यान समझना, एक बॉडी है, हमने इसके ऊपर सवाल पिछले वाले में कर भी लिया, इसके ऊपर कूली ने फोर्स लगाया एफ, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में है, एंगल 90 डिग्री है। सारे बच्चे समझना, वर्क डन इस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा? जीरो। तो एक केस ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तब भी वर्क डन जीरो आता है। हाँ यस, हाँ, ये कूली वाला एग्जाम्पल हर जगह पढ़ाया जाता है। किस किसने पढ़ा है 9वीं क्लास में? सबसे वर्क डन जीरो का सर, वर्क डन जीरो कब होता है? तो टीचर तुम्हें बताता है कूली हमारे पास सर पे एक सामान लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो हमारे लिए वर्क डन विल बी जीरो। हाँ या ना? सूट के स्कूली, हाँ, इन्हीं के बारे में ही एक ही एग्जाम्पल पता नहीं क्यों चिपकाया जाता है, लेकिन ठीक है हम भी वही चिपका रहे, रिकॉल वैल्यू रहता है, हर कोई यही चिपका रहा। आइए अब बात आती है, एक सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं। ये सीढ़ियां हैं, ठीक है, इस पर आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये आप हैं। जब आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? जरा सोच के बताइएगा। करो करो करो, हाँ सारे बच्चे।
अगर आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ गए तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? क्यों 0 होगा? बच्चों ने कहा 0 होगा। क्यों होगा? अब सवाल ये है। हाँ, दिमाग लगाना बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छी वर्मा में भी है हमारे पास। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन आपका कितना होगा? सोच के बताइए। 0 बोला। क्यों होगा 0? अरे बोलियो क्यों? क्योंकि आप जहां पर भी पैर रखेंगे वहां नॉर्मल रिएक्शन आएगा। हाँ, क्या ये नॉर्मल, ये जो है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या ये मूव कर रहा है? नहीं। आपने पांव रखा और इस पांव के बाद अगला पांव रखा तो पांव उठा लिया, तो जो भी आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट, सारे बच्चे ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर आप देखें, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 0, तो इसीलिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता इस केस में। ऐसी अगर आप लैडर पर चढ़ रहे हैं तो जहां पर आपने फोर्स लगाया, क्या वो मूव करा? नहीं मूव करा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0 इन दिस केस। क्लियर? हाँ, क्योंकि जहां पर आप पांव लगा रहे हो, बेटा सीढ़ियां कैसे चढ़ता है? दिमाग लगा, सीढ़ियां चढ़ने के बाद पांव ऐसे रगड़ता रहता है क्या? फिर चढ़ेगा फिर रगड़ेगा क्या? फिर चढ़ेगा फिर रगड़ेगा क्या? नहीं ना, पांव रखेगा तो नॉर्मल रिएक्शन आया। इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं। हमें बॉडी का नहीं देखना होता, मैं कल से यही बात बोल रहा हूं। जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया है वो क्या पॉइंट मूव किया या नहीं किया, आपको ये देखना है। तो ये पांव रखेगा, फिर पांव रखेगा, फिर पांव रखेगा, फिर पांव रखेगा, चलते हुए चला जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास कहीं पर मूव नहीं करा है। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज, अब एक बच्चा कह रहा है रिपीट, बेटा कल की क्लास पढ़ गया। अब दूसरा सवाल, जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अब मेरे को ये बताना, सर पोटेंशियल एनर्जी हमको याद नहीं, तो मत बता फिर तू, ठीक है, अभी चुप रहे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर्सन हमारे पास इंक्रीज करी, हां या ना? सोच के बताना, यस और नो, यस और नो। अभी इन केस ऑफ मूविंग स्टेयर्स एंड ऑल बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अभी स्टैंड, हमारे पास स्टेयर्स नॉर्मल मान ले भाई, ठीक है, अभी रुक जा, क्योंकि अभी हमें फ्रिक्शन की भी बात करनी है। मूविंग स्टेयर्स पर जब तू रहता है तब एक्चुअली में फ्रिक्शन की वजह से जमीन स्लिपरी होगी, फिसल के गिर जाएगा, तो फ्रिक्शन भी काम करता है। अभी आएंगे उस पर, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, बहुत सारी। क्या इस बंदे की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई? वेरी गुड, यस। सर पोटेंशियल एनर्जी, अरे mgh, इतना तो 9वीं क्लास का याद कर ले। ओए ठुस, क्या कर रहा? mgh, हाइट बढ़ गया, यस, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहां पर बढ़ गई। अच्छा एक बात बताओ, तो बढ़ी कैसे? अचानक से एनर्जी, देखो भाई, मान ले कि पापा काम करेंगे, खाना बनाएंगे, मम्मी खाना बनाएंगी, फिर तेरे को खिलाएंगी, तभी तो तेरे पास एनर्जी आएगी। तो तेरे पास एनर्जी आई तो किसी ने ना किसी तो काम किया है ना? कोई तेरे को नहीं खिलाएगा तो वहीं जीभ निकाल के घड़ियाल के जैसे सोता रहेगा या मर जाएगा वहीं पर, हिलेगा नहीं, काम नहीं करेगा। अब मेरे को यह बता कि हमारे पास, इस व्यक्ति के पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? हाइट की वजह से। तो अबे एनर्जी अगर इसके पास होती नहीं तो हाइट पर चढ़ता कैसे है? एक्चुअली में इसकी इंटरनल एनर्जी, ध्यान सुनना, जो ये घपाघप खाया है पिज्जा मोमो, इंटरनल एनर्जी एक्चुअली में इस प्रोसेस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई है। थोड़ी देर के बाद ये थकेला इंसान कहेगा और पिज्जा खिला दे, तो एक्चुअली में सर अगर देखा जाए ये जब चल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ने तो वर्क ही नहीं किया। मैंने कहा तो सर इसकी एनर्जी कैसे बढ़ गई? जब कोई वर्क नहीं कर रहा तो एनर्जी कैसे बढ़ गई इसकी? तो मैंने कहा एक्चुअली में वर्क सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का नहीं देखेगा, इसके पेट में 1 कुंतल खाना पड़ा हुआ है। इसके पेट में 1 कुंतल खाना है। जैसे ऊंट होता है पानी स्टोर करके रखता है, हमारा सारा बच्चा अपने पेट में मोमो, कहते हैं ना मोमो से जो आंत में होता है जाके चिपक जाता है मैदा, है
तो बच्चा हमारा मोमो खाए जा रहा है, हम ऊंट बनेंगे भाई साहब, जब प्रलय आएगी तो हम उसी मैदे को यूज करके जीवित रहेंगे। तो बच्चे के पेट में भाई बहुत एनर्जी है, दिमाग में नहीं पेट में, तो वो उसी को यूटिलाइज करके अपना ऊपर गया है। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। क्लियर? यस, हाँ, जस्ट लाइक निखिल सर, वेरी गुड। आइए, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, अब वर्क डन, ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में इसको मैं छुपा देता हूं, अब हम पूरा समराइज कर देते हैं कि आपका वर्क का फॉर्मूला है, अब आप कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान समझिए, वर्क का आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात अब, ठीक है। अगर आपका फोर्स कभी क्वेश्चन में दिख जाए कि कांस्टेंट है, तो आप वर्क डायरेक्टली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आप एफ एस कॉस थीटा यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं। आप एफ एक्स इंटू एस एक्स प्लस एफ वाई इंटू एस वाई प्लस एफ जेड इंटू एस जेड आप डायरेक्टली कर सकते हैं जब आपका फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन अगर मान लो, सारे बच्चे प्लीज बी सीरियस, मुझे ये बताइए, अगर मैं पहले थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूं तो कुछ वर्क करूंगा, फिर और ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं फिर कुछ वर्क करूंगा, फिर और ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं फिर कुछ वर्क करूंगा, फिर और ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं फिर कुछ वर्क करूंगा। अगर मैं बार बार अपना फोर्स चेंज करता चला जाऊं, अगर मैं अपना बार बार अपना फोर्स चेंज करता चला जाऊंगा तो वर्क अलग अलग आएगा। यस, तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर हमारे पास फोर्स वेरी कर रहा है, सर हमें कैसे पता लगेगा? अरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पर फोर्स इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, मतलब ऐसे फोर्स इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। टाइम बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, तो ये वेरिएबल हो गया। फोर्स इज इक्वल टू 3x क्यूब, हमारे पास हर x के लिए, अगर तू ओरिजिन पर है तो अलग फोर्स है, x की वैल्यू 1 पर 3 न्यूटन है, x की वैल्यू 2 पर कुछ और आएगा, 3 पर कुछ और आएगा, 4 पर। ये आपके अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो समझना वर्क भी वेरी करेगा। तो सर टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो आप सबसे पहले स्मॉल वर्क निकालते हैं एफ डॉट एस से। सबसे पहले एक स्मॉल वर्क निकाला जाता है और फिर आप टोटल वर्क के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं एफ डॉट एस को। अभी कैसे करना है वो हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में सीखेंगे सारे बच्चे। क्लियर? अब ये अप्रोच है, पता क्या है, टीचर आपको यही बताएगा एफ डॉट एस। मैं फिर भी बता रहा हूं कि कब कैसे सवालों में, अगर आपको सवाल में दिख जाए कि फोर्स कांस्टेंट है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट कर लो। अब देखना सवाल में आपको दिखेगा कि वेरी कर रहा है, ठीक है, फिर भी बच्चा कहेगा डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा सीधे। सर ये आपका वेरी कर रहा है या तो समय के साथ या पोजीशन के साथ, तो फोर्स वेरी कर रहा है, तो आपको एक छोटा सा वर्क निकालना है और इंटीग्रेट करके आपको लाना है। सारे बच्चे मुझे बताइए, अगर इंटीग्रेशन है दैट मींस ग्राफिकली इसका मतलब क्या हुआ? सारे बच्चे मुझे बताइए कि ग्राफिकली हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ अगर इंटीग्रेशन है। सारे बच्चे इधर उधर की बात मत करना, बहुत लोगों का बहुत नुकसान होएगा इसमें, ठीक है। ग्राफिकली इसका मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। अगर मैं इंटीग्रेशन से वर्क निकाल रहा हूं, वेरी गुड, इसका मतलब यह है कि अगर आपको मैं कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दूं तो इसका एरिया आपको वर्क डन देगा। एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ ये आपको क्या देगा? वर्क देगा। क्लियर है क्या? हां या ना? तो आपको ये प्रकार के सवाल मिलेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे उनको देखते हैं। क्लियर? स्टार्ट किया जाए। अब यही है हमारे पास। अब जो बच्चे इधर उधर बकैती में मिस कर दिया ना कंसेप्ट, अब रोते रहना। चलो पहला सवाल बेटा आप सभी लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्लियर? आइए, तो इस चैप्टर में सबसे पहले सवाल होते हैं डायरेक्टली वर्क कैलकुलेट करने वाले। फिर वर्क अगर आपको अच्छे से आ गया तो काइनेटिक एनर्जी सिखाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम भर भर के सवाल है। फिर आखिरी में पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो 4 मेन टॉपिक्स हैं। सारे बच्चे जरा ये देखना। A particle is moving along a straight line from point A to B with the position vector
आर ए पोजिशन वेक्टर किसका दे रखा है, ए पॉइंट का, दैट इज 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, ये आ गया। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें क्या दे रखा है बेटा, हमारे पास 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। वन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, फोर्स जो लग रहा है हमारे पास क्या है, 20i कैप माइनस 30j कैप प्लस 15k कैप। सारे बच्चे आंसर से पहले मुझे बताइए क्या इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी यहां पर, हाँ या ना। एक बच्चा कह रहा है मोमेंटम, बेटा फोर्स और टाइम का ग्राफ, फोर्स और टाइम का ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम देता है, ये फोर्स और एक्स का ग्राफ है गधे। सारे बच्चे क्या मुझे यहां पर इंटीग्रेशन की करने की जरूरत है, मुझे आंसर से पहले अपना अप्रोच बताइए। इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 20, 30, 15 ये फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है। अब कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं तो इंटीग्रेशन से करना चाहता हूं, तो कर ले भाई, ध्यान सुनना, ठीक है। इसमें एक चीज आप सारे बच्चे एक चीज नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मेरा 1D में है, इन 1D, ठीक है, तो या तो वो dx i कैप होगा और dy स्मॉल, ये क्या है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर 1D में जाओगे तो dx i कैप dy j कैप और dz k कैप, ये होगा। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका 2D में है, ध्यान सुनना, तो आपका 2D में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो dx i कैप होगा dy j कैप होगा, या इनके कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर मेरे पास 3D में है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या होता है, dx i कैप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y में और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट z में, ठीक है। कोई बोले कि नहीं सर मैं इंटीग्रेशन से करना चाहता हूं, तू कर सकता है, लेकिन मैं पहले आसान तरीके से बताऊंगा। ये अभी लिखना है, इसको दोबारा आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। सर कैसे करें, मैंने कहा देख फोर्स कांस्टेंट है ना, तो वर्क निकालने के लिए मैं एफ डॉट एस करूंगा। सर डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, मैंने कहा पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल, ए से बी गया है, हाँ सर ए से बी गया है, तो पहले अगर पार्टिकल ए से बी गया है तो जरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जरा देखना तुम्हारा क्या होगा, एस दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर में पढ़ाया गया था आप ए से बी जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल। सारे बच्चे जरा देखना, एक्स को एक्स से माइनस करेंगे 5 माइनस 2i कैप, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस ऑफ माइनस 3 माइनस 7 j कैप प्लस हमारे पास माइनस 6 और प्लस 3 k कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। तो ये बनेगा 3i कैप बेटा माइनस 10 j कैप बेटा माइनस 3 k कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्लियर। अब सर मेरे को वर्क निकालना था, तो मैंने कहा वर्क निकालने के लिए एफ डॉट एस कर दे बेटा, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, अभी इंटीग्रेशन वाले सवाल में करके दिखा दूंगा, सेम ही आता है। तो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 3 प्लस ये माइनस 30 को किससे मल्टीप्लाई करो माइनस 10 से, तो माइनस 30 इंटू माइनस 10 प्लस 15 को किससे मल्टीप्लाई करो हमारे पास माइनस 3 से, तो 15 इंटू माइनस 3 हमारे पास ये। डॉट प्रोडक्ट करना बेटा बहुत आसान होता है, a1 b1 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 आपका हो गया, तो ये हो गया बेटा 60, ये आपका हो गया 300, ये आपका हो गया 45, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे लिए 315 जूल्स ऑफ वर्क डन। अगर आप देखें तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा होगा, यस और नो। सारे बच्चे बी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा, वेरी गुड। तो पहला ये कौन सा था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। सबके एग्जांपल आएंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। बेटा आज की क्लास में बिल्कुल सीरियस रहना। क्वेश्चन में अब क्या करेगा, फोर्स बार बार कुछ और देगा, लेकिन कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्लियर, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल सारे बच्चे जरा ये देख के बताइए कि हमारे लिए फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है।
सारे बच्चे, सर चश्मा क्यों लगाया बेटा? आई फ्लू हो गया हमें, ठीक है, आई फ्लू हो गया है, आई फ्लू। अभी लेक्चर देख रहे हो, बीच में से लैंड करते हैं बच्चे, उन्होंने इंट्रोडक्शन देखा ही नहीं है, सीधे बस अभी बैच खोला, अब सवाल पूछ लेते हैं। ऐसे ही बच्चे डाउट पूछते हैं, फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कैसे पता लगा? अब ये सारी चीजें सोचनी है कि सवाल में आपको एफ की वैल्यू दी है 10 प्लस 0.5x, एक्स ऑन अ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, तो मतलब फोर्स हमारे पास ये आई कैप में हमारे पास लग रहा है, ये फोर्स दे दिया है, ठीक है। बट इज द वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, कैसे पता लगा? क्या आपने भी यही सोचा यार, फोर्स में फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज 10 प्लस 0.5x, x की वैल्यू अगर मेरे पास वेरी करेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका फोर्स वेरी करेगा, हाँ या ना? क्या आपने भी यहीं से सोचा है? तो दिल बनाइए बेटा, आज की क्लास प्लीज खराब मत होने देना, मैं बता रहा हूं बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो जाएगा। आपने देखा यार एक्स वेरी कर रहा है तो फोर्स भी वेरी करेगा, सीधी सी बात। और मतलब कभी ये थोड़ा सा वर्क करेगा, कभी ज्यादा वर्क करेगा, कभी बहुत ज्यादा वर्क करेगा। वर्क डन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर डिस्प्लेसमेंट आएगा 2i कैप का, वर्क डन आप ही ने पढ़ाया था एफ डॉट एस, घटिया सोच खुद की रख, नाम हमारा बदनाम कर दे। सर आप ही ने बोला था एफ डॉट एस, मैंने कहा तो सर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आएगा सर 10 इंटू 2, ठीक है, और प्लस हमारे पास x, तो सर 20 प्लस x आंसर आएगा। सर x लिखना भूल गया होगा ऑपरेटर, अबे क्या कर रहा है, अपने हिसाब से कुछ भी कर देगा क्या? यहां पर जब तू 0 से लेके 2 तक जाएगा फोर्स वेरी करेगा, तेरा वर्क डन अलग अलग आएगा, तू डायरेक्टली नहीं कर सकता, ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ध्यान सुनो कैसे करना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप ये ले लो, ये ds क्या होता था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, 3 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट ले लो, dx आई कैप, छोटा सा x में गए, छोटा सा y में डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा z में डिस्प्लेसमेंट। किस किस को डाउट है पूछ लो भाई, ये क्या लिखा है सर आपने, पूछ लो पूछ लो। सर AIEEE क्या है, जेई मेंस, पहले इसका नाम जेई मेंस की जगह हमारे पास AIEEE होता था, जिससे आपको NITs मिलते थे, ठीक है। किस किस को डाउट है पूछ लो। हाँ भाई देख, ds क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यही तो होता है। अगर मान ले ये तेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, अगर तू हल्का सा इस डायरेक्शन में चला dx, तो तेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, dx आई कैप। अगर 2 डायमेंशन तू चल रहा है, ध्यान समझ, अगर तू थोड़ा सा चला है 2 डायमेंशन में xy प्लेन में, तो कुछ x में गया होगा dx आई कैप और कुछ y में गया होगा dy j कैप, ये है तेरा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर 3 डायमेंशनली तू थोड़ा सा चला तो कुछ x में चला dx आई कैप, dy j कैप, dz k कैप, बस वही चीज लिखी हुई है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, थोड़ा सा x में, थोड़ा सा y में, थोड़ा सा z में, बस उसी को लिखा है। अब आप देखो कैसे वर्क निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ डॉट ds। तो सर ये कैसे होगा, मैंने कहा चुपचाप ऐसे लिख, ये था ध्यान सुनना, आई कैप में, और ds वेक्टर तुम्हारा क्या है, dx आई कैप, dy j कैप एंड dz k कैप। इसमें कभी भी गलती नहीं होगी, सीधे सीधे करना। डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, डॉट प्रोडक्ट में a1 b1 लिखना पड़ेगा। इसमें तो सर j है ही नहीं कुछ, तो 0 हो जाएगा, k है ही नहीं, 0 हो जाएगा। स्मॉल वर्क डन आएगा 10 प्लस एक्स बाय 2 इंटू dx। सारे बच्चे किस किस को ये बात समझ आ गई, एक बार दिल बनाइए, ध्यान सुनना, अभी लेवल बढ़ते जाएंगे। अभी फोर्स सिर्फ x में वेरी कर रहा था,
तो सर आपने ये कैसे लिखा? मैंने कहा देख, ये तो फोर्स वेरिएबल है, मेरे वर्ड को सुनना, फोर्स वेरी कर रहा है क्योंकि एक्स वेरी कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके आंसर नहीं निकाल सकता, गलत हो जाएगा। मुझे छोटे छोटे वर्क डन को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना मींस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो भी टोटल वर्क डन आएगा, ठीक है, टोटल वर्क डन अगर आप बात करें दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। सर स्मॉल वर्क डन कैसे निकालूंगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सर पार्टिकल तो एक्स में गया है, आप पूरा क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा हमेशा यही लिख, एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन गलती नहीं होगी आगे चल के। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन 3 डायमेंशन क्या है? दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन 3D। ये कैसे आया? अगर आप 3 डायमेंशन में कुछ भी, जैसे मान लो 1 डायमेंशन में चलते तो dx i कैप, 2 डायमेंशन में चलते तो dx i कैप dy j कैप, 3 डायमेंशन में चलते तो dx i कैप dy j कैप dz k कैप। तो मैंने कहा जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i का i से करा जाता है, j का j से, k का k से, तो 10 + x/2 dx बनेगा और फिर हट गया स्मॉल वर्क डन। मुझे अब यह बताना, जैसे ही मुझे टोटल वर्क डन पूछा, वेरिएबल क्या है बेटा? इस प्रोसेस से ही चलना सोचने का, वेरिएबल क्या है और लिमिट क्या होगी, सोच के बताइए। सर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिपीट। बेटा पूरा रिपीट कर दिया, स्टार्टिंग से सुन ले तू एक बार, ये वाली चीजें हरकतें मत करा करो। मैं हर एक सवाल को कम से कम 2 बार क्लास में रिपीट करता हुआ चलता हूं, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है और लिमिट क्या है? वेरी गुड। वेरिएबल आप देखते हैं जिसके साथ डी लिखा है, ये वेरिएबल है। इसकी लिमिट जरा सोचना, क्या हमारा एक्स वेरी कर रहा है? हाँ वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 से लेके 2। लिमिट किसकी डालते हैं? वेरिएबल की। तो यहां लोअर लिमिट, यहां अपर लिमिट। ये बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था, अब नहीं पढ़ा होगा तो बच्चा बोलेगा रिपीट कर दो, ठीक है। 0 से 2। अब बात इंटीग्रेशन, सर मेरे को तो याद ही नहीं है, तो मैं क्या करूं भाई तू बता। 10 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 10x फ्रॉम 0 से 2, और x का इंटीग्रेशन बनेगा x²/2, और पहले से ही 1/2 था तो 0 से 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 10 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/4 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कितना आएगा? 21 जूल्स। किस किस का यही जवाब आ रहा है? फर्स्ट आंसर ए ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। 21, ठीक है बेटा। 2 बार रिपीट कर चुका हूं, अब कितनी बार रिपीट कराएगा? मैंने तुम्हें पहली कल की क्लास में बोला था, तुम्हारा बेसिक मैथ्स, बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स चाहिए भाई इस चैप्टर में। अगले चैप्टर में और चीजें चाहिए होंगी, और इसी तरीके से तुम्हारी फिजिक्स खराब होती चली जाएगी। तुम मुझे गाली दोगे, हम तुम्हें गाली देंगे, होना कुछ जाना है नहीं। सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ता जाएगा। क्लियर? सर ग्राफ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी पैराबोलिक या कोई भी होता है, अभी बेसिक से करते हैं बेटा, ठीक है। कोई ग्राफ बना के करना चाहे बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि देखो लीनियर ग्राफ है। अब बेसिक मैथ्स पढ़ी होगी तभी तो कर पाएंगे ना। आधे बच्चे यहां पे पढ़ के नहीं आए बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, स्कूल में अगले महीने एग्जाम है, अगले हफ्ते एग्जाम है, तो वो सोचते हैं क्लास अटेंड करके जल्दी से मार्क्स आ जाएंगे, किसी तरीके से पास हो जाऊंगा, पापा खुश हम भी खुश। अब किसी को कैसे बताऊं कि ये ग्राफ कैसे बनाना है? आइए बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। ये आया। अगला जरा इस सवाल को करें सारे बच्चे, फिर मैं धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेंगे इसमें। A force of kx² acts on the particle at an angle 60 degree with the x axis। एक पार्टिकल है, एक आपका फोर्स है जो आपने लगाया है, दैट इज kx का स्क्वायर, और कितने एंगल पर लगाया बेटा? 60 डिग्री पर हमारे पास लगाया है, ठीक है। द वर्क डन बाय डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम x1 टू x2। अगर आप किसी x पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, x1 पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं और x2 पोजीशन तक लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा? सारे बच्चे अब देखिए, चलो बेटा करिए करिए करिए। सर व्हाई नॉट यूजिंग पुटिंग मेथड द वैल्यू ऑफ x। तुम गधे हो, क्योंकि कौन है ये? करण शर्मा। तुम गधे हो बेटा, ठीक है। चलो हमारे पास अभी इतनी बार बता दिया, फोर्स वेरी करेगा, वर्क अलग अलग आएगा, तो तू अलग अलग जोड़ के दिखा दे भाई, करके दिखा चल।
0.00001 पर निकाल वर्क, 0.000011111 पर निकाल वर्क, 0.02 पर निकाल, 0.025986 पर निकाल, मौत आ जाएगी तेरे को। यस, अब कैसे करोगे? देखिए, आपका फोर्स एक्स पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स वेरी करेगा। जैसे जैसे आप एक पार्टिकल को यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां लेते जाएंगे, एज एक्स चेंजेस हमारे पास फोर्स वेरी करेगा। हाँ सर, फोर्स तो वेरी करेगा। तो बेसिकली वर्क अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। क्लियर? अब कैसे करें यार? मान लो ये पार्टिकल हल्का सा डिस्प्लेस हुआ, ये तो एक्स में ही डिस्प्लेसमेंट है, dx आई कैप, यही है। तो वर्क डन आप क्या लिखते बेटा? F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इस बार इसमें एंगल दे रखा है, ये कितना आएगा बेटा? के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ 60। ये कितना आ जाएगा? k/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सारे बच्चे मुझे बताइए वेरिएबल क्या है और लिमिट क्या है, जरा देखें। सारे बच्चे मुझे बताइए टोटल वर्क करने के लिए इंटीग्रेशन क्यों करा है? इसका जवाब मैं कई बार बता चुका हूं। एक्सचेंज करेगा, जब तू पार्टिकल को यहां से यहां लाएगा तो उसका एक्सचेंज होगा। सोच, हाँ सर एक्सचेंज होगा। तो फोर्स में एक्स है तो फोर्स चेंज होगा। यस, तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब तू बार बार करेगा तो अलग अलग आएगा। हाँ सर, तो बेसिकली टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ सर, तो मैंने यहां पर इनके बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल दे रखा है 60, तो उसको गलती मत करना। cos 60 हमारे पास आया, के एक्स स्क्वायर डी एक्स cos 60 इज 1/2, बाहर निकाला कांस्टेंट को। अब लिमिट, एक कह रहा है 0 से x, जब क्वेश्चन में दे रखा है x1 से लेके x2 तक का वर्क डन बता, तो 0 से क्यों निकाल रहा है? पहली बात, x वेरिएबल हुआ जिसके साथ d लिखा होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये हमारे पास वेरिएबल हुआ। हां सर, लोअर लिमिट आपकी x1, अपर लिमिट आपकी x2, हो गया सवाल बेटा। k/2 सर कांस्टेंट था, सर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ डिफरेंशिएशन कर देते हैं कुछ बच्चे, x1 और x2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आएगा बेटा k/6 इंटू x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब। अगर आप देखें कुछ बच्चे डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दैट विल बी योर वर्क डन। तो k/6 x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब, ये हमारे पास आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। वेरी गुड। क्या करा आप लोगों ने? हाँ बहुत सही, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर? अगला सवाल सारे बच्चे जरा और देखिए। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको फोर्स दे रहा हूं 3x² आई कैप, ध्यान सुनना। अब ऐसी आपको जेई एडवांस के सवाल मिलेंगे, अगली क्लास में बताऊंगा। 2yj कैप है। अब x और y दोनों वेरी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन टू मूव द पार्टिकल, मूव पार्टिकल फ्रॉम 0,0 टू 2,1। चलो भाई, अब बताइए, करो भाई। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं जहां से एडवांस के सवाल आपको मिलेंगे। मैंने आपको फोर्स दिया है, अब x और y दोनों में है। फाइंड वर्क डन टू मूव पार्टिकल फ्रॉम 0,0 टू 2,1। सॉल्यूशन, चलिए भाई पहले ये बताइए फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, और अगर कांस्टेंट है तो क्या अप्रोच होगी, वेरिएबल होगी तो क्या अप्रोच रखोगे। भाई देखो, आंसर से ज्यादा मैटर अप्रोच करती है, क्योंकि आप एडवांस के सवाल में किस मेथड को पकड़ के सॉल्व करना स्टार्ट करते। एग्जाम में कोई नहीं बताने वाला होगा कि तू सही कर रहा है गलत, सर पड़ोसी से पूछ लूंगा, सो रहा होगा एडवांस के पेपर में वो। तेरे को खुद इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तू जो जिस रास्ते पर तू सोच रहा है वो सही हो, कोई बताने वाला नहीं होता बेटा। वेरिएबल है, वेरी गुड।
ये हमारे पास जरा समझना, अगर आपका पार्टिकल 0,0 से मूव कर रहा है 2,1 तक, तो यार इसका एक्सचेंज हुआ है? हाँ सर। इसका सर एक्सचेंज हुआ? मैंने कहा यस। सर इसका वाई भी चेंज हुआ है? मैंने कहा यस। तो सर बेसिकली एक्स और वाई पर ही फोर्स डिपेंड कर रहा है, तो सर फोर्स तो वेरी करेगा। मैंने कहा बस अगर वेरी कर गया तो वर्क तू डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, तेरे को जोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सर वो कैसे करूंगा मैं? मैंने कहा सीधी सी बात, स्मॉल वर्क डन क्या होगा? एफ डॉट डीएस। तो स्मॉल वर्क डन अगर तुम देखो तो ये आ गया सर 3x² आई कैप प्लस 2y(j) सर इंटू डीएस को तुम क्या ले सकते हो? dx आई कैप, dy(j) एंड dz k। सर ये तो 2 डायमेंशन में ही गया, आपने dz क्यों ले लिया? वो अपने आप 0 हो जाएगा भाई। डॉट प्रोडक्ट जब तू करेगा तो क्या होगा? ये इसके साथ होएगा, डॉट प्रोडक्ट में a1 b1 प्लस a2 b2। सर z वाले के लिए तो कोई है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हट गया। तो dw अगर हम देखें स्मॉल वर्क डन, ये क्या है? स्मॉल वर्क। अगर मैं बात करूं dw तो ये आएगा बेटा 3x² dx, कोई आई कैप जे कैप नहीं, डॉट प्रोडक्ट है 2y dy। अब सारे बच्चे बताना, अगर मेरे को टोटल वर्क चाहिए था तो स्मॉल वर्क को जोड़ूंगा, छोटे छोटे वर्क को जोड़ूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy। अब मुझे लिमिट सोच के बताइए, लिमिट सोच के बताइए। कई बच्चे जवाब बता रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। सर मैं लिमिट कैसे डालूंगा? अरे भाई यहां x वेरिएबल है, तेरा x चेंज हुआ है 0 से 2, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2। यहां पर सारे बच्चे जरा देखना, यहां पर y वेरिएबल है। हाँ सर, तो y तुम्हारा चेंज हुआ है 0 से 1, तो 0 से 1। ठीक है, हमारे पास हो गया। सर सॉल्व कैसे करें? अरे भाई बेसिक कांस्टेंट चीज को बाहर निकालो, x² का इंटीग्रेशन x³/3 बनता है, डिफरेंशिएशन मत कर देना। 0 से 2 हमारे पास प्लस, हमारे पास 2 y का इंटीग्रेशन y²/2 फ्रॉम 0 से 1, हमारे पास 3 और 3 गया, अपर लिमिट 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, प्लस हमारे पास 2 और 2 गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 9 जूल्स आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर सारे बच्चे? यस और नो? आइए एक लेवल और ऊपर ले चलता हूं, कल की क्लास में एडवांस के सवाल कर पाएंगे फिर आप। फोर्स इज इक्वल टू y² आई कैप प्लस x(j)। ठीक है, फाइंड x ऑन अ पार्टिकल, ये फोर्स x ऑन अ पार्टिकल टू मूव along a path as shown, find work done, find work done। अब जरा देखो, एडवांस ऐसे सवाल पूछेगा आपको, कल की क्लास में दिखेगा। ठीक है, फाइंड वर्क डन। या चलो पहले आसान से स्टार्ट करते हैं। फाइंड वर्क डन। एक बच्चा बहुत सही है, आयुष राज, दूसरों को चौकन्ना कर रहा है, बहुत सही बेटा। आइए अब सारे बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल फ्लो में जाएंगे, बिल्कुल मजा आ रहा है सर। सॉल्यूशन भाई देखो, जब पार्टिकल हमारे पास यहां से यहां तक जाएगा,
यहां से यहां तक जाएगा, तो मैंने आपको रास्ता दे दिया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऑब्वियस सी बात है, एज पार्टिकल मूव्स तो हमारे पास एक्स एंड वाई सर चेंज होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चेंज होगा। दैट मीन सर फोर्स वेरी करेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेगा। तो सर टोटल वर्क डन तो इंटीग्रेशन से ही निकालेंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। अब क्या करोगे, जैसे आप स्मॉल वर्क डन निकालोगे, ध्यान सुनना, स्मॉल वर्क डन और एडवांस ऐसे ही तंग करता है। स्मॉल वर्क डन जब आप निकालोगे डी डब्ल्यू, तो वो होएगा सर एफ डॉट एस से या एफ डॉट डी एस से। तो फोर्स कितना था आपका वाई स्क्वायर आई कैप प्लस हमारे पास एक्स जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट आपका वैसे ही रख लो, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डीजेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट करोगे, स्मॉल वर्क डन आपको मिलेगा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब बताओ, अब क्या करोगे, अब बताओ सर। यहां पर वेरिएबल एक्स है, यहां पर वेरिएबल एक्स है, यहां वेरिएबल वाई है। मैंने कहा अच्छा सर इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने कहा अरे चच्चा, जब तेरा एक्स वेरी कर रहा है तो क्या वाई कांस्टेंट है? जब तू इंटीग्रेट करेगा वाई स्क्वायर डीएक्स को, तो वाई तेरा बाहर नहीं आ पाएगा, वाई वेरी कर रहा है। समझिए प्रॉब्लम क्या है यहां पर। प्रॉब्लम ये है कि जब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल है जिसके साथ डी लिखा होता है, सर ये हमारे पास वेरिएबल है। एडवांस के मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, यही बस नया सोचना है आपको कि सर जब ये वेरिएबल है, मैं टोटल वर्क डन की बात करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएक्स करूंगा और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीवाई करूंगा। यहां y की लिमिट्स जाएंगी सर, यहां y की लिमिट्स जाएंगी इधर, और यहां x की जाएंगी। मैंने कहा लेकिन ये वाई स्क्वायर कांस्टेंट है क्या? सर जब ये पार्टिकल मूव करेगा इसका y चेंज हो रहा है, कांस्टेंट तो नहीं है सर। तो मैंने कहा अगर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाएगा नहीं, तो इंटीग्रेट कैसे करेगा? यस, उन्होंने तुम्हें मदद किया है कि वो किस रास्ते पर जा रहा है, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x पर हमारे पास जा रहा है। तो वी नो अ रिलेशन y इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू हो गई y बाई 2। तो मैं कोशिश कर सकता हूं, ध्यान समझना, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन तो करना था वाई स्क्वायर डीएक्स का प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सारे बच्चे जरा देखना, एक्स डीवाई का, और वी नो जिस रास्ते पर ये गया है y इक्वल टू 2x था। तो मैंने इसको अब थोड़ा सा चालाकी रखी, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर dx प्लस, और x की जगह आप रख सकते थे y बाय 2। किसने खुद से सोच लिया जुगाड़, सारे बच्चे जरा मेरे को बताना। ये आपका टोटल वर्क डन में आएगा इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन y dy। किसने खुद से जुगाड़ बना लिया था? दिल बनाना एक बार, क्योंकि मैं अपने टाइम पे ये सोच ही नहीं पाया। अब इक्वेशन दे तो रखी है, x और y का रिलेशन है, मुझे यहां पर वेरिएबल x था, यहां वेरिएबल y था, तो मुझे सारा y का फंक्शन चाहिए, सारा x का फंक्शन चाहिए। अरे वाह, बहुत सही। अब x कहां से कहां वेरी हुआ? देखिए बेटा, x की वैल्यू यहां 0 थी, y की वैल्यू यहां 0 थी, x की वैल्यू यहां 2 है, y की वैल्यू यहां 4 है। इस पूरे रास्ते में x चेंज हुआ है 0 से लेके 2, y 0 से लेके 4। हो गया सवाल, 0 से 2, 0 से 4। तो 4 को बाहर निकाल लो बेटा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, वो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये बनेगा 0 से 2 प्लस हमारे पास हाफ को बाहर निकाल लिया है, y का इंटीग्रेशन बनेगा बेटा वाई स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू 4। तो ये बनेगा बेटा 4/3, 2 का क्यूब 8 प्लस 1/4, और हमारे पास 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 8 4 32 डिवाइडेड बाय 3 प्लस हमारे पास 4, तो ये कितना आ रहा है 4 3 12,
12 तो 44 डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर आ रहा है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। मैं अब आपको हिंट कर रहा हूं, कल की क्लास के लिए काम आएगा। अगर, और ऐसे बहुत सवाल हैं, अगर वर्क डन में कुछ ऐसा मिले y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, कुछ ऐसा आपको मिले, यूज, और दिया होगा सवाल में यूज रिलेशन ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन इन क्वेश्चन, कुछ ना कुछ दिया होगा। अब मैं आपको 10 सवाल करा दूंगा, बार बार यहां पर फंक्शन चेंज होगा, कभी पैराबोलिक होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, आपको वही यूज कर करके सॉल्व कर देना है। क्लियर? कल एडवांस का सवाल कराऊंगा, कर दोगे इसी लॉजिक से, बिल्कुल हिलूंगा नहीं मैं इस लॉजिक से। मैथमेटिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, लेकिन क्या आप उसको कर दोगे? हाँ या ना? इक्वेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर इसी सवाल में मैं आपको दे देता एक पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान सुनना, तो घबराने वाली बात नहीं थी। y स्क्वायर की वैल्यू निकालता, x की पावर 4 रख देता यहां पर, और x की वैल्यू आती रूट ऑफ y रख देता, हो गया सवाल। सारे बच्चे, चलो ठीक है, कल का चैलेंज लेते हैं। सारे बच्चे इसको भी जरा देख लीजिए। सर अगर ये स्ट्रेट लाइन ना होके सर कुछ पैराबोलिक पाथ होता तो, मैंने कहा घबराने वाली बात क्या है इसमें। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो इक्वेशन देगा। अगर वो कह रहा है कि भाई इस रास्ते पर लेके गया हूं तो यहां से यहां तक जाने के करोड़ों रास्ते हो सकते हैं, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू फिर बता भाई। जब मैं इंटीग्रेट तभी कर पाऊंगा जब मुझे y और x का रिलेशन पता लगे, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यहीं छोड़ देना सवाल, बोनस मिल जाएगा। लेकिन अगर वो रास्ता दे रहा है तो वो बताएगा कि किस प्रकार का रास्ता था वो, समझ रहे हो? तो अगर वो रास्ता बताएगा, तो जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया, तो मेरे को क्या करना होगा, यहां तो y स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर कर लेना, x की पावर 4 यहां रख देना। यस सर, यहां तो x था तो रूट ले लो, तो x की वैल्यू आएगी रूट y की पावर हाफ यहां रख के फिर से इंटीग्रेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी खतरनाक बात यहां पर नहीं है। क्लियर? यस। अब स्टार मार्क करना। ये अभी तक अगर आपने नोटिस किया हो, फोर्स, ध्यान सुनना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ही चल रहे हैं, लेकिन ध्यान से समझना, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई या जेड, कुछ ऐसा था, पोजीशन का फंक्शन था। अब सवाल देखना, जेई ने ऐसे भी पूछे, ठिशुम, और डीपीपी में भी आपको सवाल मिलेंगे, जेई में भी आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है। यस, under the action of a force a 2 kg body moves such that its position x as a function of time is this। मास क्या दिया है, 2 kg, x एज उसका जो पोजीशन है दैट इज t क्यूब बाय 3 हमारे पास है, वेयर x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड, वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अब ये सवाल को स्टार मार्क कर लेना। ऐसे सवाल भी आपको बहुत मिलेंगे, व्हेन फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मुझे जबरदस्ती आगे मत भागना, ठीक है। पोल मैंने दे दिया है, मैं पोल दे देता हूं, जबरदस्ती आगे मत भागना, इसका प्रोसेस बनाइए दिमाग में, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, इसलिए मैंने कहा स्टार मार्क करना, बहुत सवाल मिलेंगे आपको। तो एक बार दिमाग में सोच लो कि ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं, क्योंकि वही बात है, मैंने आपको कई बार बोला है, मैं तो कर दूंगा, तुम फॉलो भी कर लोगे, लेकिन तुम्हारे पास लर्निंग कब आएगी। इस सवाल में वर्क डन पूछा है ना, हमें वर्क बताना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आपके दिमाग में भी यही आना चाहिए। मुझे अब ये बताइए, फोर्स कहीं गिव, देखो डिस्प्लेसमेंट, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या है वो तो पता लग रहा है, फोर्स कैसे निकालूंगा। वेरी गुड, कुछ बच्चे पकड़ पा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। मैं फोर्स कहां से निकालूं भाई, अगर मेरे को फोर्स पता लग जाता तो डॉट डिस्प्लेसमेंट कर लूंगा। अगर देखो मेरा फोर्स कांस्टेंट आ गया तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन अगर मेरा फोर्स वेरिएबल आया तो फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब मेरे को यह है
यार वर्क डन, कोई बच्चा कहे सर आपने कैसे सोचा, मैंने कहा भाई मेरे से पूछा क्या गया है, वर्क डन बताओ पहले 2 सेकंड में, तो मैंने कहा वो तो मैं बता दूंगा, वर्क डन के लिए फोर्स चाहिए, सवाल में फोर्स ही नहीं दे रखा। वेरी गुड। अब आए आप रास्ते पर, आपके दिमाग में सबसे पहले आया कि सर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए, मुझे फोर्स ही नहीं पता है। मैंने कहा कुछ डेटा तो गिवन होगा ना फोर्स निकालने के लिए, मास दे रखा है, मास कांस्टेंट है, तो फोर्स की वैल्यू होती है m इंटू ए। सर हम कैसे करेंगे, मैंने कहा भाई जब तेरे को x एज अ फंक्शन, अब काइनेमेटिक्स का सवाल बन गया, मैंने बोला था ना बेसिक चाहिए, तो वेलोसिटी dx बाई dt से निकाल सकता है, हाँ सर, तो यहां पर तेरा बनेगा 1/3 और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t², तो ये आ गया t²। सर एक्सलरेशन तक जाना है, तो मैंने कहा dv बाई dt कर ले बेटा, तो अगर आप dv बाई dt की बात करें तो ये हमारे पास आएगा d बाई dt ऑफ t², तो t² का डिफरेंशिएशन 2t। तुमने कहा यस सर, फोर्स आएगा मास इंटू एक्सलरेशन, तो मास है सर 2 और एक्सलरेशन है 2t, तो सर 4t आ गया। आगे मत भागना, साथ में चलो। सर यहां तक तो मैं पहुंचा, फोर्स मेरा आया है बॉडी पर, दैट इज 4 इंटू टी। सबसे पहली नजर में आपको क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन की जरूरत है इस सवाल में या नहीं है? सारे बच्चे, आंसर से ज्यादा मतलब मैटर करता है बेटा अप्रोच, क्योंकि एग्जाम में ये फंक्शन वेरी करेगा, टाइम वेरी करेगा, मास वेरी करेगा, अप्रोच सेम रहेगा, आंसर अलग होगा, तो अप्रोच के पीछे दौड़ बेटा भी। क्लियर? अब मुझे बताना, फोर्स देखते ही इंटीग्रेशन से जाना चाहिए? यस, क्योंकि अब आपके नजर में यह आएगा कि यार सर इन्होंने बोला है हमारे पास 2 सेकंड में टाइम वेरी करेगा, टी हमारे लिए टाइम है, तो टाइम अगर मेरा वेरी करा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा फोर्स भी वेरी करेगा, और सर फोर्स वेरी करेगा तो वर्क मेरे को अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एस से निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के बिना यह सवाल गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर 2 सेकंड में पूछा था ना, तो सर 2 डाल देगा, बेटा तो फोर्स एट 2 सेकंड निकाल रहा है, वर्क थोड़ा ना निकाल रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा है? सर ये तो एफ डॉट एस है ना, जरा मुझे ये बताना पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, आई कैप में होगा, जे कैप में होगा, के कैप में होगा, कैसे होगा? सोचो सोचो सोचो, ये बहुत माइन्यूटली मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सर इंटीग्रेशन करके वर्क का काम आएगा, बिल्कुल सही। ये फोर्स आपका किस डायरेक्शन में है? क्योंकि कई बार कई बच्चों ने वो cos 60 वाले सवाल में वो लिया ही नहीं था, किस डायरेक्शन में? आई कैप में। सर आपको कैसे पता बे, पोजीशन जब समय के साथ, ये क्या कह रहा है, टाइम के साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो मैं इधर चल रहा हूं, अगर चल रहा हूं तो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, फोर्स किधर हुआ, आई कैप में हुआ। समझ, फोर्स किधर हुआ, आई कैप में हुआ। अब आ जा स्मॉल वर्क डन, तो तुम कहोगे सर एफ डॉट एस करना है, मैंने कहा यस, तो सर ये 4t आई कैप डॉट हमारे पास डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, ये आ गया सर। मैंने कहा अच्छा, तो सर अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे 4t dx आ रहा है। अब सारे बच्चे फिर बवाल, फिर बवाल देखना, ये क्वेश्चन अगर आप आंसर की जगह कंसेप्ट पर दौड़ेंगे आपको सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट पता लगेंगे। सर ये कैसे कर दिया, अरे भाई x को x से मल्टीप्लाई करा, a1 b1, सर j में तो कोई है ही नहीं हटाया, k में तो कोई है ही नहीं हटाया, ये बवाल हो गया। ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है। अब क्या करें, 2 वेरिएबल हो गए भाई, इंटीग्रेट करोगे कैसे कर लोगे, प्रॉब्लम हो गई यहां पर हमें। अगर मेरे को टोटल वर्क निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4t dx करना है। अब कैसे करोगे?
पिछले वाला जो आपका एडवांस का सवाल था वही चीजें हमें कहीं ना कहीं यूज करी जा सकती हैं। सर टाइम और एक्स के बीच का कहीं रिलेशन है क्या? मैंने कहा क्वेश्चन में दिया तो हुआ है x इक्वल टू t³/3। अब देखो यहां से दो मेथड आते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। मेथड वन ये है कि सर हमें पता है x इज इक्वल टू t³/3 है। मैंने कहा अच्छा, तो सर मैं t निकाल लूंगा, तो यहां से 3x⁻⁴ दैट इज इक्वल टू t। तो तुमने कहा कि हमारे पास वर्क डन अगर निकालना है तो 4t को जगह मैं x रख लेता हूं सर, 3x⁻⁴ dx। मैंने कहा बहुत सही। अब लिमिट्स, सर लिमिट्स तो x की करेंगे सर, अब लिमिट्स तो x की डलेंगी। ये है सवाल में, देखो कहीं लिमिट्स x की दे रखी हैं? ध्यान समझना, हर रास्ते से आपको क्या कठिनाइयां होती हैं वो कैलकुलेट करने पर ही पता लगेगा। वेरिएबल x है तो लिमिट x की जानी चाहिए। इन्होंने कहा है द वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड, t की वैल्यू 0 से t की वैल्यू 2 तक का वर्क डन पूछा गया था। क्या हमें x दे रखा है? सर नहीं दे रखा। अब बच्चे कह रहे हैं 0 से 2, अरे वो टाइम की लिमिट है चच्चा। क्या कर रहा है? आपको यहां पर x की लिमिट चाहिए, तो जब t की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 0 है, जब t की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 8/3 है। तो या तो तुम ऐसे करो, लिमिट x की होती है, ध्यान सुनना। सर ये तो बहुत गंदा सा हो गया, लेंदी हो गया। मैंने कहा हाँ, मेथड 2। अब तुमने ये सोचा, ध्यान से देखना, ये अब आपकी मैथमेटिकल फ्रीडम है, मैं दोनों रास्ते बता रहा हूं, आंसर मैच कर लेना, सेम आता है। अब आपने कहा सर 4t इंटू dx है। मैंने कहा हाँ सर, dx/dt अभी मैंने निकाला था, dx/dt हमारे पास था t², यही तो था। याद करो मैंने आपको डिफरेंशिएशन से पढ़ाया है, फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन एक फ्रैक्शन के जैसा काम करता है। याद करिए, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो जैसे आप 1/2 3/4 करते हैं, उसमें जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं बिल्कुल वैसे काम करता है। तो क्या मैं फ्रैक्शन ही तो है, तो क्या dx को t² dt लिख लूं? तुमने कहा हाँ लिख लेते हैं, क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो तो गया। मैंने dx को ही रिप्लेस कर दिया, यहां से उठा करके dx हटा दिया, मुझे एक वेरिएबल में चाहिए था, तो मैंने यहां पर कहा कि इंटीग्रेशन में 4t dx की जगह t² dt कर दिया। अब सारे बच्चे मेरे को बताना वेरिएबल कौन है? अब वेरिएबल कौन है सारे बच्चे? अब वेरिएबल कौन है? वेरिएबल ये है सर, टाइम। तो मैंने कहा लिमिट किसकी डालोगे? सर टाइम की डालूंगा। सवाल में लिमिट क्या दे रखी है? 0 से 2 दे रखी है सर। अब डायरेक्टली हो गया। तो ये सर ये वाला आसान लग रहा है तो ठीक है, सर ये वाला मुश्किल लग रहा है तो ठीक है, ये तो करने के बाद पता लगा। सर आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। तो सर अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? मैंने कहा सीधी सी बात, 4 को बाहर निकाल ले, t³ का इंटीग्रेशन t⁴/4 आएगा। हाँ सर। 0 से 2 आएगा। हाँ सर। 4 4 गया तो 2⁴ -0 हमारे पास 2 4 8 16 हमारे पास आंसर आ रहा होगा। यस और नो? ऑप्शन था हमारे पास ये। क्लियर? हाँ या ना? सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। वेरी गुड। अब दोबारा से सुनिए, इस सवाल को स्टार मार्क करना, क्योंकि ऐसे सवाल आपको बहुत जगह पर मिलेंगे। मैंने अभी एक ही रखा है लेकिन आपको बहुत मिलेंगे। दोबारा से ध्यान से सुनना, जब भी आपका फोर्स वेरी करेगा वर्क डन इंटीग्रेशन से ही निकालेंगे, ये क्लियर हो जाओ। सर कांस्टेंट फोर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, वहां पर इंटीग्रेशन कर दिया तो तब भी आंसर सेम आएगा। बस सारे सवाल हो जाने दे, फर्स्ट सवाल इंटीग्रेशन से करके दिखा दूंगा, ठीक है? अब बात आई फोर्स वेरी कैसे कर सकता है? या तो टाइम पर डिपेंड करेगा या तो पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अब घर जाके इन क्वेश्चंस को घूरियो बेटा,
सबसे पहले हमने बेसिक से स्टार्ट किया, कांस्टेंट फोर्स, फिर एक्स पर वेरी कर रहा है तो लिमिट dx के साथ, तो x की लिमिट डाली, उन्होंने दे रखी थी, सीधे सॉल्व करा। सर हमारे पास kx स्क्वायर, एंगल वाला पंगा भी बच्चों के साथ दिक्कत हो सकती है, तो मैंने एंगल वाला रखा। मैंने कहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल की गलती मत करना। यस। अगला, सर अगर x और y दोनों हुए तो दोनों के लिए आपको अलग अलग से सॉल्व करना है। सर अगर x और y मिक्स हो गए तो फंक्शन दिया जाएगा, उसको यूज करना है। फिर सर अगर मान लीजिए x और y पर ना डिपेंड करके टाइम पर डिपेंड करने लगा, फोर्स समय के साथ वेरी करने लगा, मैंने कहा वर्क डन पूछा था ना, तो वर्क डन में तेरे को फोर्स चाहिए, क्या फोर्स दे रखा है? नहीं। क्या दे रखा है उसको सोच। सर मास दे रखा है, किसी तरीके से मास जब कांस्टेंट होता है तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही फोर्स है, तो क्या मैं x को डिफरेंशिएट 2 बार कर दूं एक्सेलरेशन तक पहुंचूंगा? हाँ, तो एक्सेलरेशन आया 2t, यहां रखा 4t, फोर्स आया। मेरे दिमाग में आया यार फोर्स तो वेरी कर रहा है समय के साथ। जब मेरे को वर्क डन 0 से लेके 2 सेकंड तक वर्क डन की बात होगी तो वो बार बार वेरी करेगा, वर्क डन अलग अलग आएगा तो जोड़ना पड़ेगा। दैट मींस बाय इंटीग्रेशन इज ओनली द मेथड, तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा यार डॉट प्रोडक्ट, कहीं ऐसा ना हो फोर्स वाई एक्सिस में हो और हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्स में ले जा रहे हो। देख लो एक बार, एक्स में पोजीशन, टाइम के साथ पोजीशन एक्स की वेरी हो रही है, वेलोसिटी भी x में है, एक्सेलरेशन भी x में ही है। दैट मींस फोर्स अलोंग x है, डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग x है, एंगल इज 0, cos 0 कर दिया। या देखिए 4t इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर आने के बाद फिर से सोचिए कि यार समय और x दोनों वेरी हो रहे थे और मेरे पास अभी दोनों ही हैं, तो मैं लिमिट किसकी डालूं? हमारे पूरी 11वीं और 12वीं की मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही वेरिएबल का आप काम कर सकते हैं, लिमिट्स एक ही की डाल सकते हैं, सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन। या तो अब इसको हटा करके टाइम लेके आइए, 0 से 2 तक कर लेंगे, या हटा करके x लेके आइए, फिर हम लोग x की लिमिट डालेंगे। तो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि यार मेथड 1 ये है, यार मैं टाइम को हटा सकता था। कैसे? क्योंकि हमें पता है x की वैल्यू t³/3 है, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी? 3x की पावर 1/3t। मैंने उठा करके डाल दिया। अब x का फंक्शन है, बच्चे क्या करते हैं 0 से 2, अरे भाई तू टाइम की लिमिट डाल रहा है, x की लिमिट। सर वो कैसे निकालूं? जब टाइम 0 था तो x 0 था, जब टाइम 2 है तो x 8/3 है। उठा करके यहां से डाल, सॉल्व कर, वही आएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, जरा यहां समझ। मैंने कहा यार dx, क्या मैं कहीं से dx निकाल सकता हूं? dx/dt पर नजर पड़ी तो मेरे को मिला t²। मैंने कहा क्या इसको मैं सेपरेट आउट कर सकता हूं? हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपका होता है वो एक फ्रैक्शन के जैसे काम करता है, तो मैं इस dt को इधर ला सकता हूं। तो t²dt यहां रखा, फिर मैंने देखा अरे यार तो टाइम वेरिएबल है, तो 0 से 2 इंटीग्रेट करा, आंसर आ गया। क्लियर है क्या? हां या ना? क्लियर? हाँ या ना? अगला, सारे बच्चे, अगला सारे बच्चे, मेथड 1 खुद से ट्राई करना, नहीं हो तो कल बताना, ठीक है? A body moves from A to B under the action of force varying in magnitude. What is the work done? देखो हमारे पास अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ये आपको फोर्स दे रखा है, यहां फोर्स है। कोई कहे सर मोमेंटम मिलेगा, बे फोर्स और टाइम के ग्राफ से मोमेंटम मिलता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलोंग हमें दे रखा है, अब वर्क बताना है। अब आपके दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए। क्या कंसेप्ट रहेगा? सबसे पहले सारे बच्चे, सारे बच्चे, सर सेकंड डेरिवेटिव फ्रैक्शन के जैसे काम करता नहीं है। बिल्कुल, अगर आप d²x/dt² आप कहीं देखें कि ये 2 है फॉर एग्जांपल, तो आप ये नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। 2dt का स्क्वायर आप नहीं कर सकते। dx/dt अगर आपको 2 कहीं दिखाई दे, फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रैक्शन के जैसे काम करता है, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज है, कितना इसमें चेंज आया, कितना इसमें चेंज आया, तो ये अलग अलग क्वांटिटीज का रेशियो है, बेसिकली राइज बाय रन का रेशियो है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कंसेप्ट बताइए इस सवाल में हमारे पास क्या रहेगा? वेरी गुड भाई। देखो जब भी आपको कुछ चीज दी जाएगी उसी से कोई चीज पूछी जाएगी, इतना तो कॉमन सेंस है। मुझे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है तो मैं कहूं यार वर्क निकालने के लिए तो F.S करते थे, और फोर्स क्या कांस्टेंट है? ये बदल गया, 10 था पहले, फिर अब ये 15 हो गया, फिर 15 के बाद ये घटते घटते 0 हो गया, फिर ये नेगेटिव में 15 चला गया। फोर्स तो वेरी कर रहा है, और अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो तू इंटीग्रेशन करता था, हाँ या ना? सोच,
ग्राफ रीड कर, फोर्स कांस्टेंट, वेरी करा। तो हमारे पास अगर टोटल वर्क डन निकालना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एस, यस, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स बॉडी। अब हमारे पास फोर्स ये एक्स के अलोंग हमारे पास दे रखा है कि एक्स के साथ फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, तो एक्स का ही फोर्स है ये हमारे पास। अब कैसे करेंगे सर? मैंने कहा इंटीग्रेशन इज एरिया, एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ। अब गलती होगी, कहां गलती होती है सुनिएगा सर। डिस्टेंस याद करें सर, वीटी ग्राफ में जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था तो अपर एरिया पॉजिटिव, लोअर एरिया नेगेटिव। यहां गलती होती है, स्टार मार्क करिएगा इस सवाल को। अगर ऊपर ऊपर का ग्राफ रहेगा तो बच्चों से गलती नहीं होगी, नीचे आ जाएगा ये ग्राफ तब गलती होगी। सर डिस्टेंस का हमारे पास ग्राफ, अगर वीटी ग्राफ से ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया को साइन के साथ जोड़ते थे तो डिस्प्लेसमेंट मिलता था, और ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव लेते, वो दोनों को पॉजिटिव लेते थे तो डिस्टेंस मिलता था। क्या हमें यहां पर साइन कंसीडर करना चाहिए? हाँ या ना? आंसर से मैटर बेटा अप्रोच बनती है। यहां पर अपर माइनस लोअर करना चाहिए या अपर प्लस लोअर करना चाहिए? सोच के बताइए। सारे बच्चे अपर माइनस लोअर करूं या अपर प्लस लोअर? मतलब ये वाला एरिया तो निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये एरिया A1 आया और ये वाला एरिया A2 आया, तो क्या A1 प्लस A2 करूं या A1 माइनस A2 करूं? ये सोच के बताइए पहले। यस, स्केलर क्वांटिटी। अब जरा देखो सर, एरिया कैसे निकालूंगा? अरे भाई एरिया निकालने में क्या है, इसका एरिया अपर हमारे पास कितना है प्लस एरिया लोअर हमारे पास कितना है, ठीक है। तो एरिया अपर निकालने में तो आपको दिक्कत ही नहीं है भाई। देखो ये वाला साइड आपका 1 है और ये वाला साइड आपका 10 है, हाँ या ना? ठीक है, हाँ। तो ये हमारे पास एक आएगा 1 × 10 प्लस, सर ये तो ट्रिपीजियम आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सर एक साइड तो 10 की है, एक साइड 15 की है, इनटू सर इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 प्लस, सर ट्राइंगल की बात करें तो इसकी भी हाइट 15 है, इसकी भी हाइट 15 है, दोनों का बेस सेम है तो दोनों का एरिया सेम ही है। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास आएगा। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास 10 हो गया, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, फ्रैक्शन में दे रखा है क्या? हाँ डेसिमल में दे रखा है। तो ये कितना हो गया बेटा आपका 25/2, 12.5 हो गया, प्लस हमारे पास 2 और 2 चला गया, 15 हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 0.5, 7 और 3। क्या हुआ भाई, आंसर क्यों नहीं मैच किया हमारा? क्वेश्चन गलत है सर। अच्छा अच्छा, ऑप्शन रॉन्ग, ऑप्शन रॉन्ग। माइनस क्यों होगा सारे बच्चे? अब ये बताओ, वर्क तो स्केलर है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मेरे को आंसर से ज्यादा मैटर है कि आप सोच क्या रहे हो भाई। एग्जाम में मैं आपके साथ नहीं हूं, ये तो स्केलर है। तो सर वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया अपर माइनस एरिया लोअर करते थे, डिस्टेंस निकालने के लिए तो दोनों को जोड़ देते थे, स्केलर क्वांटिटी। माइनस क्यों करूं? क्या ऑप्शन गलत है? अब मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, हो सकता है ऑप्शन गलत हो। मैं चाहता हूं कि आप सोचिए, हो सकता है सवाल गलत हो, बोनस मिल जाए आपको, ऑप्शन ही गलत है। मुझे चाहिए कि आप अप्रोच क्या लगा रहे हैं। हम्म। हम्म।
एक्चुअली में बेटा यहां पर ध्यान समझना, आप ऐसे नहीं सोच सकते। आप इस चीज को ना, बच्चे क्या करते हैं ना, इसको रटते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी निकालने के लिए ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, क्योंकि उसमें साइन होता है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी अगर निकालनी है तो दोनों एरिया को पॉजिटिव कर दो। ये कहा, ये कभी नहीं पढ़ाया भाई मैंने तेरे को, ये कभी नहीं पढ़ाया मैंने तेरे को। अगर तू, अब बात यह है कि टीचर एक्स पढ़ा रहा है, तू इंटरप्रेट करके अपना दिमाग लगा के उसको वाई के फॉर्म में याद कर रहा है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने कभी यह बात नहीं बोली कि यार वेक्टर के केसेस में ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है, और स्केलर के केसेस में दोनों एरिया पॉजिटिव होते हैं। मैंने कभी नहीं बोला ये। सर मैंने तो यही समझा, तो तू गलत समझा फिर। अब ये क्वेश्चन तेरे को, यही क्वेश्चन तेरे को थप्पड़ मारेगा। समझ बेटा, यहां पर जब तू बात कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस में तेरा फोर्स क्या है? फोर्स तेरा नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट तेरा पॉजिटिव है, तो वर्क डन तेरा नेगेटिव आएगा। अगर फोर्स नेगेटिव हो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। ये वाला एरिया याद रखना नेगेटिव होगा, और ये वाला एरिया तुम्हारा पॉजिटिव होगा। तो ये ट्राइंगल के एरिया बेसिकली जो तुम्हारे थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। समझ अब? ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक एरिया पॉजिटिव, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक एरिया नेगेटिव। ये गया 22.5। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। समझा बात? अब बच्चे रट लेंगे भाई, दिमाग लगाना सीख ले। डिस्टेंस एंड वर्क बोथ आर स्केलर, बट दैट डज नॉट मीन्स कि जैसे तू डिस्टेंस के साथ बिहेव करता है वैसी तू वर्क के साथ बिहेव करे। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वर्क नेगेटिव हो सकता है बेटा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क हमारे पास नेगेटिव हो सकता है। वर्क का नेगेटिव कौन डिसाइड कर रहा है? मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए। वर्क का नेगेटिव डिसाइड कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कॉस थीटा डिसाइड करता है। यस, आज की क्लास में सबसे पहली चीज यही बताई कि वर्क का पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिसाइड कर रहा है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लिख ले अपनी कॉपी में। यहां पर फोर्स हमेशा नेगेटिव है। सर नेगेटिव फोर्स मतलब डायरेक्शन, वो नेगेटिव डायरेक्शन में था। सर डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है। फोर्स नेगेटिव में हो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हो, वर्क डन तेरा नेगेटिव ही तो आएगा, है ना? तो आसानी से तेरा वो वर्क डन नेगेटिव हुआ, ऊपर वाला वर्क डन पॉजिटिव। तो याद, अब कंसेप्ट में देख लेना, एफएक्स ग्राफ में ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, लोअर वाला एरिया नेगेटिव। डिस्टेंस वाला अप्रोच मत लगा देना जो काइनेमेटिक्स में सीखा है तुमने। क्लियर? तो यहां पर आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा। क्लियर? हाँ, एक और सवाल दे देते हैं, इसी पर थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपकी हो जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर देता हूं। चलो ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। ये सेमी सर्कल है, इलिप्स पिलिप्स कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है, यहां 2 है, यहां 4 है, और यहां पर आपका 2 है। ये फोर्स और एक्स का हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, और ये एक सेमी सर्कल है, ये एक आपका क्वार्टर सर्कल है। यहां पर -2 है और यहां पर आपका 2 है। ठीक है, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड अलोंग एक्स, particle is displaced under the action of force, under the action of force as shown। सारे बच्चे इसको करेंगे। हमारे पास अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एज शोन। ठीक है, फ्रॉम x इक्वल टू 4 टू x इक्वल टू -2, फाइंड वर्क डन। कितना वर्क डन आपका आ रहा है? चलिए भाई, चलिए भाई,
करो 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 मेरे एंटर बंटर। अब ये लेवल अप है। आपको आपकी तैयारी की कसम है, झूठ मत बोलना आंसर निकालने के बाद। आओ अब मेरे को बताओ, इस बार एरिया आपने क्या क्या लिए, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव, क्योंकि आंसर 3 पाई 2 पाई पाई आ रहा है। इसको मान लो मैं एरिया A1 कह रहा हूं, इसको एरिया A2 कह रहा हूं। A1 पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव, ठीक है। A1 पॉजिटिव, A2 नेगेटिव, ठीक है। A2 पॉजिटिव, A1 नेगेटिव, और भी कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ, दोनों ही नेगेटिव हो जाए, ठीक है। ठीक है, एक बार इसको पॉजिटिव ले लिया किसी ने, दोनों को पॉजिटिव ले लिया, एक को इसको पॉजिटिव एक को इसको पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, जरा सारे बच्चे बताना आपने क्या क्या लिया है, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, 30 सेकेंड्स हैं, जल्दी से बताइए। करो करो करो। अब 7 पाई भी आंसर आने लग गया है कई बच्चों का। मैं आपको टाइम दे रहा हूं क्योंकि अच्छा सवाल है। और ऐसा सवाल अभी तक आया नहीं है, जिस दिन आ गया ना, मैं सही बता रहा हूं, बहुत बच्चे गलत करके आएंगे और सर बाल नोचेंगे जैसे एग्जाम के बाहर निकल के उनको आंसर पता लगेगा। मैं कुछ भी मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। इसमें 52% है, 52%, ठीक है। इसमें 35%, इसमें 8%, इसमें 3.3 या 3.5% के आसपास, चलो ठीक है, अंदाजा लग जाएगा। तो मेजॉरिटी बच्चे ये कह रहे हैं। चलिए जरा देखते हैं भाई, यहां पर सारे बच्चे जरा देखना, इधर आपका फोर्स, ये फोर्स वेरी कर रहा है, पहले बात तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए। सर फोर्स हमारे पास वेरी कर रहा है, फोर्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ बच्चों ने दोनों को पॉजिटिव लिया। अच्छा सर फोर्स नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, तो सर हमारे पास कुछ बच्चों ने कहा है कि ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए और ये कुछ बच्चों ने कहा है ये वाला नेगेटिव होना चाहिए। अब आ जाओ गधाए। चलो मैं समझ गया आप लोगों ने क्या क्या सोचा है। कब? अच्छा एक बात बताओ, वर्क डन का साइन कौन डिसाइड करता है? इसको कहते हैं थॉट प्रोसेस। वर्क डन का साइन कौन डिसाइड करता है? सोच के बताइए। चलिए पहला सवाल आपके लिए, अब यही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए थी। वर्क डन का साइन कौन डिसाइड करता है? बताइए भैया। वर्क डन का साइन काइनेटिक एनर्जी। अबे पागल इंसान, मैंने ये बताया, देखो वही कहता हूं ना, मैं एक्स की वैल्यू चीज पढ़ा रहा हूं, तू वाई समझ रहा है। कई बच्चों ने पूछा सर वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मेरे वर्ड को ध्यान से सुन, मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और अगर नेगेटिव वर्क डन है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। इसका मतलब ये होता है। लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है? वो डिसाइड ये नहीं कर रहा है, डिसाइड कर रहा है उनके बीच का एंगल, कॉस थीटा डिसाइड करता है। रे पागल इंसान, आप बोलिए ये अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज है तो ये नेगेटिव होगा, एक्यूट है तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। यही तो बात करी थी। अच्छा
मतलब थीटा किसके बीच का एंगल था, ये भी याद है ना, एंगल बिटवीन फोर्स, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बताओ, किस किस ने ये बात पढ़ी ही नहीं? किस किस ने ये बात पढ़ी ही नहीं? ईमानदारी से बोलना, अब किस किस ने ये बात पढ़ी ही नहीं? अब एक बोल रहा है क्वेश्चन रॉन्ग। हाँ, नहीं पढ़ी ना, और मुझे पता था आप नहीं पढ़ोगे। मैंने आपको पहले ग्राफ दिया, फिर स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता आपके अंदर चुल है पहले आगे निकलने की। और मुझे पता था, जनरली मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं ना इतने ज्यादा, लेकिन ग्राफ पहले दिया क्योंकि मुझे पता था ग्राफ मिलते तेरे को पता होगा वर्क डन पूछेंगे सर, और मैं अभी निकाल देता हूं और हीरो बन जाता हूं। मैंने क्वेश्चन पलटा है बेटा, एक्स की वैल्यू 4 से एक्स की वैल्यू -2 का वर्क डन। सर इसमें कोई अंतर है क्या? -2 से -4 मैंने निकाल दिया, कुछ अंतर है क्या? मैंने कहा समझ, जब तू एक्स की वैल्यू 4 से एक्स की वैल्यू -2 तक जाएगा तो तेरा डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव ऑलवेज। तू नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, समझ रहा है? अब समझ, इस पूरे में फोर्स तेरा क्या है, इस पूरे प्रोसेस में तू जब x की वैल्यू 4 से x की वैल्यू 0 तक आ रहा है, तेरा फोर्स पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट तेरा नेगेटिव है। इसका मतलब समझ रहा है, एक डब्बा मान ले, तू फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, वर्क नेगेटिव आएगा। ये A1 का एरिया तेरा नेगेटिव होगा। कितना आएगा? हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया πr²/2। सर रेडियस कितना है 2 का, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2 नेगेटिव के साथ -2π जूल्स। पहली बात क्लियर? यहां इस बार ये वाला एरिया नेगेटिव हो गया। क्या बात कर रहे हो सर? ये तो ऊपर वाला एरिया तो पॉजिटिव होता है। मैंने कहीं ये बात बोली तेरे को कि हमेशा ऊपर वाला पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नहीं बोली। ये इस बार नेगेटिव हो गया। क्यों हुआ उसका रीजन मैं आपके सामने, आपने ही पढ़ा है, आपने ही बोला सर वर्क का साइन, आप ही लोगों ने बोला कि सर वर्क का साइन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल डिसाइड करता है। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब कॉस थीटा यही सब डिसाइड होंगे? हाँ, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड एक्स। मैंने कहा अच्छा, जब 4 से -2 तू जा रहा है तो तेरा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? सर नेगेटिव हुआ हमेशा। मैंने कहा हाँ, जब तू 4 से लेके इधर की बात कर रहा है तो फोर्स की साइन कभी +1, +0.25, +0.5, +0.75, 1, 1.5, 1.75, 2, हमेशा तेरा फोर्स पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के सामने पॉजिटिव क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो मैंने कहा कि मतलब फोर्स तेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट तेरा नेगेटिव डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री तेरे को दिखाई दे रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव आया। यस, तो ये जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब इसका क्या करोगे, जरा इसको समझना बेटा। जब तुम इधर से इधर आए तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव ही है, इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट तो तेरा नेगेटिव ही है। हां सर, फोर्स, फोर्स भी तो तेरा नेगेटिव है। कभी 0 था, 0 के बाद -0.1, -0.2, -1, -1.5, -1.75, -2, माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन। तो एक फोर्स भी तेरा नेगेटिव है। इसका मतलब समझ, एक डब्बे पर तूने नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट तेरा इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आ गया बेटा। cos 0 is 1, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। A2 ये तेरा हुआ पॉजिटिव, विच इज क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। कितना आएगा? प्लस हमारे पास π2 का स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई। टोटल वर्क स्केलर है ना, जोड़ दो, हमारे पास -π जूल्स आंसर। किसी ने नहीं बोला था -π। हाँ या ना? ये अब मैं मान लेता हूं कि कुछ बच्चों ने A2 को पॉजिटिव बोला, A1 को नेगेटिव, A1 को पॉजिटिव बोला, ठीक है, हमारे पास A1 नेगेटिव, ठीक तो है,
A2 हमारे पास पॉजिटिव हो, A1 हमारे पास नेगेटिव हो। ये 8% वाले बच्चे तब भी सही है, पता नहीं लप्पे वाले ना हो। क्लियर? यही वाला तो आया कि A2 हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए और A1 हमारे पास यहां पर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक तो है 8% वाले। अब ये मैंने पहले बोला लेवल अप का सवाल है बेटा। अब वापस आते हैं इस पर। सर आप ओवरऑल क्या कहना चाह रहे हो, ग्राफ में कब ऊपर पॉजिटिव कब ऊपर नेगेटिव, क्या करना है? ध्यान से सुनिए। अच्छा कितने बच्चे थोड़ा सा झटका खाए हैं, ध्यान से सुनिए। अब वीटी ग्राफ की बात करें तो टाइम है बेटा, ये टाइम उल्टा फ्लो कभी नहीं करता, कैन नेवर फ्लो इन नेगेटिव डायरेक्शन। टाइम कभी उल्टा फ्लो नहीं करता, टाइम हमेशा पॉजिटिव फ्लो करता है। ध्यान से समझो, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो वेलोसिटी का जो भी साइन होगा डिस्प्लेसमेंट का साइन रहेगा। जब वेलोसिटी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ध्यान सुन, और जब वेलोसिटी नेगेटिव तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। समझ रहे हैं आप? ध्यान से देखो इसको। इसीलिए आप ऊपर और एरिया नीचे एरिया नेगेटिव लेते थे। जब आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता था तो एरिया अपर A1 अपर एरिया और लोअर वाले एरिया को नेगेटिव लेके चलते थे। अब डिस्टेंस ध्यान से सुनना, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी था तो हमें साइन यहां पर क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, हमें उससे मतलब नहीं था, तो एरिया अपर प्लस एरिया लोअर कर देते थे। ध्यान से सुनिए आप। क्लियर? सर एफटी ग्राफ मोमेंटम और टाइम का हमारे पास वो पीटी ग्राफ है, एफटी ग्राफ था, एफटी ग्राफ था। सर एफटी ग्राफ में भी आपने कुछ ऐसे ही बताया था। मैंने कहा समझो कि अगर आपको याद हो F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, हाँ सर, तो डीपी इज इक्वल टू एफ डी टी। ध्यान सुनना, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव है। फोर्स की डायरेक्शन और मोमेंटम की डायरेक्शन हमारे पास रहेगी। तो हमारे लिए ठीक है, ये अगर फोर्स पॉजिटिव है, ध्यान सुनना, अगर फोर्स पॉजिटिव तो चेंज इन मोमेंटम पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। इसीलिए मैंने बोला इसको पॉजिटिव लेना, इसको नेगेटिव लेना। क्लियर? अब सर वर्क में ये पलट क्यों रहा है? मैंने कहा वर्क में पलट नहीं रहा है बेटा, ध्यान समझ। वर्क का ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ध्यान समझ, तू रट रहा है, मैं समझा रहा हूं। टाइम कभी उल्टा फ्लो नहीं करता। कभी ऐसा नहीं होगा कि शाम के 4 बजे थे अब दोपहर के 2 बज गए, अब सुबह के 6 हो गए। समय आगे बढ़ता है, टाइम कैन नेवर कम बैक, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हर जगह हो सकती है। ये डिस्प्लेसमेंट था बेटा। ग्राफ आपका आगे भी रीड करा जा सकता है, पीछे भी रीड करा जा सकता है। समझना, जो अभी आपके लिए क्वेश्चन था, दिस इज एन एग्जाम्पल, कभी भी एडवांस पलट गया, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को आदत है ग्राफ हमेशा ऐसे रीड करने की। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आपका डिस्प्लेसमेंट इसी सवाल में मैंने ये कर दिया, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 0 जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। यहां पर रीड करिए, आपका फोर्स हमेशा पॉजिटिव है। वर्क की जब आप बात करेंगे तो वो एरिया से तो आएगा, लेकिन साइन कौन डिसाइड करता है? साइन यहां कॉस थीटा डिसाइड करता है। आपको रीड करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है सर, फोर्स पॉजिटिव है सर, दोनों ही वेक्टर है हमारे पास। वेक्टर के सामने प्लस और माइनस डायरेक्शन बताता है। फोर्स पॉजिटिव है सर हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है सर हमारे पास, 180 डिग्री है सर, वर्क डन नेगेटिव आएगा। इसका कंसेप्ट प्लस माइनस का इज टोटली डिफरेंट देन दीज टू। क्या आपको ये बात समझ आई, हाँ या ना? भाई ये खेल और ये खेल देखने में सिमिलर है, लेकिन जिस दिन एडवांस अगर आ गया तो पटक के मारेगा, खोपड़ी खुल जाएगी तुम्हारी। हाँ या ना? भाई टाइम का ग्राफ
और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में वेरिएशन हो सकती है। टाइम को आप उल्टा रीड नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट को उल्टा रीड किया जा सकता है। एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। वर्क का साइन आप कहां से डिसाइड करते हैं? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच के एंगल से। यहां पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव, तो बेटा फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन नेगेटिव, इसका एरिया नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर? समझ आई बात? तो ऐसे लप्पेबाजी मत करा करो, लप्पेबाजी मत करा करो कि सर वर्क निकालने के लिए बोला है, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ वर्क आएगा, वर्क स्केलर होता है, डिस्टेंस भी स्केलर था, तो आपने कहा था दोनों को जोड़ दो। जोड़, ये क्या लॉजिक लगा रहा है बे? ये कहां का लॉजिक लगा दिया? डिस्टेंस स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो उसके जैसे बिहेव करेगा। अरे भाई, डिस्टेंस की अलग अप्रोच है, वर्क की अलग अप्रोच है यार। पहली बात, प्लस और माइनस, यहां पर ग्राफ आपका पोजीशन 1 से 5 तक आप गए, पॉजिटिव डायरेक्शन में गए। देखो जरा यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव है, राइट? सर मेंशन तो किया नहीं, अब डाउट आ रहा है। नहीं किया तो पॉजिटिव ही लेगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यहां से ए से लेके एम तक आपका फोर्स भी पॉजिटिव है। समझ? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही पॉजिटिव है, एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। दैट मीन्स वर्क डन पॉजिटिव, इसीलिए इसको पॉजिटिव लिया। इस वाले केस में फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एंगल 180 डिग्री हो गया, वर्क नेगेटिव था, इसीलिए नेगेटिव लिया। इस तरीके से सोचते हैं, और इस ग्राफ को उल्टी डायरेक्शन में भी रीड किया जा सकता है। क्लियर? हाँ या ना? यस और नो? क्लियर? हाँ या ना? ठीक है। अब चलिए अगला सवाल, ठीक है। Velocity time graph of the particle of 2 kg moving in a straight line as shown in the figure. Work done by all the forces on the particle is. अब हमें क्या दिया है? मुझे वर्क डन निकालना है। मुझे क्या दिया गया है और वर्क डन निकालना है। सोचिए, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से। अगर फोर्स वेरिएबल दिख रहा है, इंटीग्रेशन, डायरेक्ट दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, तो डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। अब मुझे जो चीज दी है उसी से ही आंसर निकालना होगा। मास दे रखा है 2 kg, मुझे ये बताइए फोर्स तक कैसे पहुंचू? यार वर्क तो तभी निकालोगे ना जब फोर्स पता होगा। फोर्स कैसे निकालू? मुझे अप्रोच चाहिए। सारे बच्चे अप्रोच बताइए। बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये हुई ना बात। सर वीटी ग्राफ दे रखा है, स्लोप ऑफ वीटी, देखो मास कांस्टेंट होता था तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता था। ये बात तो क्लियर है ना? जब मास कांस्टेंट होता है तभी फोर्स F इक्वल टू मा होता है, ma होता है। तो सर स्लोप कैसे निकालू? ए कैसे निकालू? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, यही तो एक्सेलरेशन है। सर मैं स्लोप निकालना भूल गया। यहां पर आएगा -tan अल्फा इज योर एक्सेलरेशन। सर tan अल्फा कैसे निकालूंगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 20 और 2, -20/2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो -10 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? -2 इंटू 10, हमारे पास 20 न्यूटन का आपका फोर्स है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट सारे बच्चे देखो, फोर्स कांस्टेंट आ गया आपका, और अगर फोर्स कांस्टेंट है नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन, डायरेक्टली। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं? सारे बच्चे बोलो बोलो बोलो, अप्रोच बनाओ भाई। मुझे जो चीज दी है इसी में से ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं? हाँ या ना? वेरी गुड सर, एरिया से। एरिया ही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है सर, है ना? तो ये तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 20, और देखो ये ग्राफ ऊपर है प्लस। वर्क डन रीड करना, फोर्स नेगेटिव में, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में। वर्क डन की अगर आप बात करोगे, मॉड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। यस, तो फोर्स कितना है? 20,
डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 इंटू थीटा है कॉस ऑफ 180। कुछ बच्चों ने डायरेक्टली करके निकाल दिया, लकीली बच गए इस सवाल में, लेकिन यहां पर आपको यह सोचना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। किस तरीके से आप साइन देख रहे हैं उसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर? यस और नो? वेरी गुड। अरे टाइम हो गया, चलिए कोई नहीं, आज हम आपको होमवर्क देगा, थोड़ा सा सोच के आइएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, और हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर आपका m है, यहां पर आपका 3m है, लॉज ऑफ मोशन के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो वर्क डन आपको निकाल के आना है। ये भी आपका होमवर्क है। फिर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नेक्स्ट क्लास में, टाइप ऑफ वर्क डन और वर्क एनर्जी थ्योरम पर हम लोग चले जाएंगे। क्लियर? हाँ, इतनी ऐसी स्पीड से पढ़ेंगे तो मजा आएगा अच्छे अच्छे सवाल लगाने में। क्लियर? हाँ, तो तैयार रहिएगा बेटा धीरे धीरे। और कल की क्लास में, हाँ कल भी है ना हमारी क्लास, तो कल की क्लास में वो एडवांस के 1-2 सवाल और लाएंगे। हो सकता है मैं वो आपको ट्राई करने ले दूं। प्लीज चीटिंग मत करा करिए। जब आप मेरे से कहते हैं ना सर होमवर्क दे दो, चीटिंग मत करना बस। ठीक है, नहीं होगा ऐसे ही आ जाओ भाई, बट ट्राई करके आ जाओ बस। ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे। चीटिंग मत करना। ठीक है, क्योंकि ये लर्निंग बेटा सिर्फ तुम्हारी रहेगी। ओके, यस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आज आपको पढ़ा के पता ही नहीं लगा कि भाई टाइम कैसे निकल गया। ठीक है, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। जितने भी सीरियस बच्चे हैं अर्जुनाश के बेटा, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज क्लास के बाद थोड़ा सा माहौल अच्छा रखिए बैच में। मुझे भी इंटरेस्ट रहे आपके आके डाउट बताने के लिए, क्योंकि मैं हर दिन आके आपके डाउट बताता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से ना बीच बीच में आप लोग फिर डिविएट हो जाते हैं, और 11th क्लास का बच्चा बहुत ज्यादा डिविएट होता है। आप में से खुद ही देख लेना बेटा, जब हम लोग 12वीं दोबारा स्टार्ट करेंगे ना, आप देख लेना कि कितने सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने 11वीं खराब कर दी। और तू ये सोच, 12वीं तो अपने आप में एक गाथा है ही हमारी, उसके साथ फिर से ये करना है बेटा, तेरे को ही करना है एट दी एंड। ठीक है, फिर तू बोलेगा सर इसको करने के तरीके क्या है, मैं बताऊंगा, तेरे को फिजिबल नहीं लगेंगे, क्योंकि तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा और टाइम निकालना पड़ेगा। और जहां तेरी आदत है खुद ही सारी चीजों को खराब करने की, तो कैसे कर पाएगा? समझ रहा है? तो प्लीज अपनी 11वीं क्लास खराब मत होने देना। बहुत कठिन लगेगी, कछुए की चाल, धीरे 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 चलते रहो। इसका एकमात्र वही है। आपको लगे कि सर मैं 11वीं में ही 11वीं का एक्सपर्ट बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आप 12वीं में जाके 11वीं पर होल्ड कर पाएंगे। ये इस लेवल की बातें हैं। यस, अब आप देखिए, वर्क का ही फॉर्मूला, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है आपको। कल की क्लास और आज की क्लास में सिर्फ F.S पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये है 11वीं। कितने सवाल कर लिए हम लोगों ने, और हर सवाल में कुछ ना कुछ आपको टेढ़ा मिल ही जाता है, सोचना पड़ ही जाता है, कैलकुलेट करना पड़ ही जा रहा है। सिर्फ F.S। अभी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, फ्रिक्शन, ये वो फलाना ढिकाना कुछ नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। एक फॉर्मूले पे हम लोग चल रहे हैं, 2 क्लास हो गई है। यस, तो ये चीज मान के चलिएगा, हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड में चल रहे हैं, हर वेरिएशन को समझ रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज फ्यूचर की हैं उसको भी देखते हुए सवालों को लगा रहे हैं। स्पीड हमारी ये अच्छी स्पीड है, थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए, लेकिन यस दिस इज अ वेरी गुड स्पीड। आपके स्कूल को हम लोग अभी स्पीड वाइज मैच नहीं कर सकते, और वो हमें कंटेंट वाइज मैच नहीं कर पाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, वो अभी कोई रोटेशन पर होगा, कोई फ्लूइड तक होगा, पता नहीं इतनी तेज आगे क्यों भाग रहे हैं। जब मुझे लगता है थोड़ा धीरे पढ़ा लो, कम पढ़ा लो, लेकिन सही से समझा लो। लेकिन ठीक है, उनको अपनी दौड़ने दीजिए, आप उनको पढ़ते रहिए, उनका भी कंटेंट पढ़िए, स्कूल में मार्क्स लाने इज इंपॉर्टेंट, और हमारी क्लास को भी ध्यान से करिए। क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो जितने भी सीरियस बच्चे हैं, प्लीज आप मेहनत को अपना कम मत करिएगा। आपको कभी अगर लगे कि नहीं सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मैं कह रहा हूं 1-2 कदम चल लियो बस, और आगे और आगे और आगे। बहुत बड़ी जनता 11वीं खराब करके 12वीं में पहुंचेगी बेटा, बहुत बड़ी जनता। ठीक है, और 11वीं जैसी खत्म होती है, समझ लेना आधा कंपटीशन सड़क से निकल गया तुम्हारा। तुम बस 11वीं सर्वाइव कर लो, 12वीं तो तुम्हारी मक्खन के जैसे निकाल देंगे। ठीक है,
ओके, 11वीं संभाल के पहुंच जाना बस। मैं बिलीव मी, 12वीं में तुम भाई साहब तुम कहोगे सर क्या ही मजा आ रहा है, क्या ही मजा आ रहा है, क्योंकि अभी अगर तुम इस लेवल पर सोच पा रहे हो, 12वीं में भाई साहब बहुत ऊपर जाएंगे हम। क्लियर? हाँ, ओके, तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी हमारी तबियत ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो गया है कुछ दिनों से, लेकिन ठीक है, हम लोग भी फाइट मार रहे हैं, आप भी अपनी जगह पर फाइट मारिए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।